हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि ओसवाल की जो बुक है उससे हम सैंपल पेपर आज स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको डिटेल में सब क्वेश्चंस अच्छे से समझाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहना, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ सैंपल पेपर का क्वेश्चन। हमारा सैंपल पेपर नंबर 1 है, उसका ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो अगर आपके पास ये बुक नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से करा दूंगी, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px passes through the points -6, 0, 0, -30, 4, -20 and 6, 0, then the zeros of the polynomial are dash। तो आपको एक पॉलिनोमियल px दे रखा, px है पॉलिनोमियल जो आपको गिवन नहीं है, लेकिन आपको बता रखा है कि वो जो पॉलिनोमियल है, वो जो उसका ग्राफ है, वो क्या क्या कर रहा है, वो इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो आपको बताना है उसकी जीरोस क्या क्या होंगी। सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। पहला पॉइंट है -6, 0, तो ये कुछ यहां लाए कर रहा होगा, ठीक है। मैं मार्किंग नहीं कर रही, ठीक है। नेक्स्ट है 0, -30, तो कुछ ये यहां लाए कर रहा होगा, लेट्स सपोज कर लेते हैं। नेक्स्ट इज 4, -20, लेट्स सपोज कर लेते हैं ये कुछ यहां पे लाए कर रहा है 4, -20। एंड द नेक्स्ट वन इज 6, 0, लेट्स सपोज कर लेते हैं 6, 0 यहां पे। तो अब इनको जरा ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए, ज्वाइन करने पे आपको क्या बन रहा है, ये आपका एक पॉलिनोमियल का ग्राफ ये आपको बन गया, ठीक है। ये एक पैराबोला शेप है। अब आपको क्या बताना है, इस पॉलिनोमियल की जीरोस क्या क्या होंगी। तो आपको एक चीज पता होगी कि जो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट पे टच करता है, जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करता है, उतनी ही उसकी क्या होती है, जीरोस होती हैं। तो उसकी कितनी जीरोस होंगी इस पॉलिनोमियल की, देखिए एक यहां पे कट कर रहा है और एक यहां पे कट कर रहा है। तो इस पॉलिनोमियल px की 2 जीरोस होगी, और वो जीरोस क्या होंगी, जो ये दोनों कोऑर्डिनेट है उसके जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, जो ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उसके जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, वही उसके क्या कहलाते हैं, उस पॉलिनोमियल की जीरोस कहलाती है। तो एक क्या है, हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है -6, और यहां का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, यहां का एक्स कोऑर्डिनेट है 6। तो ये हमारी क्या हो गई, इस पॉलिनोमियल px की क्या हो गई, जीरोस हो गई। एक -6 है और एक 6 है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन क्या है, डी इसका करेक्ट आंसर है। तो जल्दी से इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ k for which the system of equation 3x minus ky is equals to 7 and 6x plus 10y is equals to 3 is inconsistent। तो आपको दो इक्वेशन, आपको एक पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है, ये दोनों गिवन है, और आपको कहा है कि आपको k की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन क्या हो, ये हो इनकंसिस्टेंट हो। तो आपको पता है इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जब उसके पास एक भी सॉल्यूशन ना हो। एक होता है कंसिस्टेंट का केस, एक होता है इनकंसिस्टेंट का। कंसिस्टेंट में दो केस आते हैं, एक तो आता है यूनिक सॉल्यूशन का, एक आता है इनफिनाइट सॉल्यूशन का। इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट में आता है नो सॉल्यूशन का केस, जहां पे उस पेयर के पास में एक भी सॉल्यूशन कॉमन नहीं होता। तो यहां पे कहा है कि आपको ऐसी k की वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये पेयर ऑफ इक्वेशन क्या हो, ये हो इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2, बट c1 बाय c2 के इक्वल नहीं होता। तो यहां से वैल्यू जरा रख देते हैं। a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है 6, इज इक्वल्स टू b1 की वैल्यू है -k और b2 की वैल्यू है 10, बट नॉट इक्वल्स टू c1 की वैल्यू है 7 और c2 की वैल्यू है 3। आप कई टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स कहते हैं सिर्फ ना नॉट इक्वल्स टू के केस में ना बस आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व ना करो, ठीक है वो भी सही है,
बट मैं प्रेफर करती हूँ दोनों को तुम सॉल्व करो, क्योंकि बच्चा अगर एक बार उसको याद हो जाए ना कि सिर्फ ये वाला करना है, तो चाहे इनफिनाइट का केस आ जाएगा ना, वो सिर्फ इतना ही करेगा, यहीं से देख के आंसर बता देगा। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि आप दोनों को सॉल्व करो और तब आप के की वैल्यू को निकालो। पहले मैं जरा इसको सॉल्व कर लेती हूँ और यहां से देखती हूँ क्या होता है। तो ये होगा 3/6 इज इक्वल्स टू -k/10। तो यहां से k की वैल्यू बताओ क्या आएगी, ये हो जाएगा -10/2 इज इक्वल्स टू k। सो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू यहां से आ गई -5। तो ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, k की वैल्यू -5 होनी चाहिए। और यहां से क्या कहता है, एंड यहां से कहता है क्या हो, देखो -k/10 इज नॉट इक्वल्स टू 7/3। तो यहां से जरा k की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से k की वैल्यू क्या होगी, k इज नॉट इक्वल्स टू -70/3। k इज नॉट इक्वल्स टू 70/3। तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया k इज नॉट इक्वल्स टू 70/3। तो देखो अब हो क्या रहा है, ये कहता है कि k की वैल्यू -5 आनी चाहिए, ये कहता है k की वैल्यू ना -70/3 नहीं होनी चाहिए। तो कॉमन वैल्यू क्या होगी k की, हमें इन दोनों की जो कॉमन वैल्यू होती है वो लेनी होती है। यहां कहता है कि भाई k की वैल्यू तो -5 होनी चाहिए, यहां कहता है कि k की वैल्यू -70/3 ना हो, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है। तो कुछ भी हो सकती है तो मतलब k की वैल्यू -5 हो सकती है ना। सो यस, तो इस पेयर ऑफ इक्वेशन, ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है ये इनकंसिस्टेंट होगा। कब होगा, जब k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू -5 होगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप लिखोगे द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन, या दिस इज द system of equation, the system of equation is inconsistent for k is equals to -5। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपको कुछ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो चलो हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल एनी 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। अरे ये तो क्या हो गया, ये तो लास्ट की ऑप्शन गलत हो गया। देखो आपको पता है, मैं आपको यहां समझाती हूं, आपको पता है क्या कहा है इसने, फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल, सर्कल के अंदर एक पॉइंट है और इनसाइड अ सर्कल ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। आपको पता है टेंजेंट होता क्या है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करती है। अगर हमारा पॉइंट अंदर होगा तो क्या वो सर्कल को कभी एक पॉइंट पे टच करेगा, नहीं। आप कोई भी लाइन ले लो, वो सर्कल को कभी भी एक पॉइंट पे टच नहीं करेगा, वो सर्कल को हमेशा एक से ज्यादा 2 पॉइंट पे टच करेगा। तो ये कभी भी पॉइंट कभी भी सर्कल के अंदर तो लाए कर ही नहीं सकता। अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो उससे हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर पॉइंट अंदर है तो उससे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन अगर हमारा पॉइंट कह दे बाहर है, लेट्स सपोज करो ये पॉइंट P कोई बाहर है, तो उस पॉइंट से, अगर P एक्सटर्नल पॉइंट है, तो हम उस पॉइंट से 2 टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर यहां पे लिखा होता ना इनसाइड की जगह आउटसाइड, कि फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड अ सर्कल ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती। अगर कोई पॉइंट P बाहर लाए करता है तो उससे केवल 2 ही टेंजेंट पास होती है, लेकिन अगर वो पॉइंट अंदर लाए कर रहा है तो उससे कोई भी टेंजेंट पास नहीं होगी। वो एक टेंजेंट नहीं, वो एक सीकेंट बन जाएगी। तो यही ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी हम और भी चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है। अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। बिल्कुल सही बात कही है। कॉर्ड होती क्या है, कॉर्ड होती है कोई भी मैंने सर्कल पे 2 पॉइंट ले लिए, उनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट। अगर यहां पे लाइन लिखा होता तो भी ये गलत हो जाता। कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होती है जिसकी एक फाइनाइट लेंथ होती है, सीकेंट एक लाइन होती है, बट कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है, ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। बिल्कुल, अगर कोई हमारे पास सर्कल के ऊपर कोई भी आप एक पॉइंट ले लो, उससे केवल एक ही टेंजेंट पास हो सकती है
और कोई भी टेंजेंट पास नहीं होगी, केवल एक ही टेंजेंट पास होगी। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है, अ नंबर ऑफ सीकेंड्स कैन बी ड्रॉन at any point on a number of seconds can be drawn at a point on a circle। मैं देख लेती हूँ, at any point आएगा यहाँ पे, at any point on a circle, बिल्कुल सही बात है। हम बहुत सारी सीकेंड ड्रॉ कर सकते हैं एक सिंगल पॉइंट से, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है, आंसर क्वेश्चन 3 का डी ऑप्शन आप मार्क करके आएंगे। आया समझ? तो जल्दी से इसे लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बताती हूँ। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज 7n-4 देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज। तो आपको कॉमन डिफरेंस दैट मींस आपको डी बताना है। आपको क्या दे रखा है, आपको nth टर्म दे रखी है एपी की, nth टर्म मतलब an आपको क्या दे रखा है, आपको 7n-4 दे रखा है। देखो डी आपका कैसे निकल सकता है, आपको पता है कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है। अगर आपके पास ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म ऐसे चलती जा रही है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, आगे वाली टर्म में से हम पीछे वाली टर्म को माइनस कर, दैट मींस a2 माइनस a1 करूंगी तो मेरे पास क्या निकलेगा, मेरे पास डी मेरे पास निकल जाएगा। तो डी निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को फर्स्ट टर्म चाहिए और सेकंड टर्म चाहिए, आगे और टर्म मुझे निकालने की नीड नहीं है, क्योंकि डी तो सेम ही आएगा, यहाँ पे गिवन है क्योंकि वो एक एपी में है। तो आपको पहली 2 ही टर्म निकाल लीजिए, आगे और टर्म निकालने की नीड नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या, दैट मींस आपको क्या चाहिए, आपको जस्ट a1 चाहिए और a2 चाहिए। तो a1 a2 भाई कैसे निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पे जस्ट n की वैल्यू को क्या पटकोगे, पहले 1 पटकोगे और फिर 2 पटकोगे। सो n की वैल्यू क्या डाल देती हूँ मैं, पहले 1 डाल देती हूँ, तो क्या होगा देखो, तो विच इज 7-4 जो किसके इक्वल है, 7-4 इज 3। ये a1 आ गया मेरे पास 3, दैट मींस फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या आ गई, 3 आ गई। नेक्स्ट इज a2, a2 क्या है हमारे पास, जस्ट n की वैल्यू को क्या पुट करना है आपको, n की वैल्यू को अब आपको 2 पुट करना है। तो 7 into 2 इज 14, 14-4 इज 10। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 3 आ गई, नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या आ गई, 10। ये चलता जाएगा ऐसे। सो d क्या होगा, d is a2 minus a1, d is a2 minus a1, सो क्या होगा 10 minus 3, सो d की वैल्यू क्या आ गई, d आ गया 7 मेरे पास। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया मेरे पास, कॉमन डिफरेंस आ गया 7। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 5/2 देन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, आपको बतानी है, ठीक है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा। ओ क्वेश्चन नंबर 6, आई गेस हमने क्वेश्चन नंबर 5 नहीं लिखा। यस, हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो एक कौन वाला क्वेश्चन है वो हमने नहीं लिखा। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे, पहले ये क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अगर आपको tan थीटा की वैल्यू आपको 5/2 गिवन है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप क्या कर सकते हो, आपको tan गिवन है, आपको पता है tan किसके इक्वल होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के, होता है ना, आपने पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही पढ़ा होगा, या किसी ने पढ़ा होगा पापा बियर पियोगे वाला, ठीक है। सो tan थीटा का मतलब क्या होता है, tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो आपको साइन चाहिए और आपको कॉस चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे और यहां से आप साइन भी निकाल सकते हैं, कॉस भी निकाल सकते हैं। मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। देखो आपको tan थीटा क्या गिवन है, आपको tan थीटा गिवन है 5/2, मतलब ये क्या गिवन है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सो एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं जरा हम, ए बी सी, यहां मैंने मार्क कर लिया थीटा, ठीक है। सो परपेंडिकुलर आपको क्या गिवन है 5, तो थीटा के सामने वाला साइड क्या होगी हमारी, परपेंडिकुलर होगी। बेस क्या गिवन है, बेस आपको 2 गिवन है। तो अब हाइपोटेन्यूज जरा ये निकाल लेते हैं। सो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज विल बी AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, यही होगा।
सो ए बी इज व्हाट 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस बीसी का स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर विच इज 4। सो ये कितना आ जाएगा 29। तो AC कितना आ गया, AC अब आपके पास √29 सेंटीमीटर आ गया। तो AC इज व्हाट, AC इज √29 आ गया। अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, आप साइन भी निकाल सकते हैं और कॉस भी निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे, जस्ट आप साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। मतलब ये क्या होगा, परपेंडिकुलर इज व्हाट, परपेंडिकुलर है हमारा 5 और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज इज √29। और कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज के। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस क्या है, बेस है ये 2 और हाइपोटेन्यूज क्या है √29। सो इट विल बी 2 अपॉन में √29। एक तो मेथड है ये, आपने ये साइन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, अब जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। एक तरीका और है जो आप कर सकते हैं, मैं आपको वो वाला तरीका बताती हूँ। मैंने आपको ये वाला मेथड भी बता दिया, आपको जस्ट अब वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ जो आप यूज कर सकते हैं एग्जाम में। अब दोनों मेथड सही हैं, आप चाहे ये यूज करो चाहे आप वो यूज करो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सो आप क्या कर सकते हो, देखो आपको tan गिवन है 5/2 और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये सोचो, क्या मैं जो मुझे निकालना है, क्या मैं इसको tan में चेंज कर सकती हूँ? मेरे को क्या गिवन है, मेरे को गिवन है 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा। आप बच्चे ये सोचो कि क्या आप इसको tan में चेंज कर सकते हो? भाई मैं सोचूंगा कैसे करूं, मैं साइन को अगर कॉस से डिवाइड कर दूं, साइन बाय कॉस क्या होता है, tan हो जाएगा, कॉस बाय कॉस कट गया, 1 हो गया। यहां पे भी अगर मैं यहां पे भी अगर ऊपर कुछ कर रही हूं, डिवाइड कर रही हूं कॉस से, तो नीचे भी तो करना पड़ेगा ना मेरे को, ठीक है। तो यहां पे साइन बाय कॉस हो जाएगा tan और यहां से कॉस बाय कॉस कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मेरा ये जो हमारे पास आ गया, ये किस में आ गया, सारा tan की टर्म्स में आ गया, और tan तो मेरे पास निकला ही हुआ है पहले से, है ना मेरे को साइन निकालने की नीड पड़ी, ना मेरे को कॉस निकालने की नीड पड़ी, मेरा टाइम बच गया। तो मैं इसलिए ये वाला मेथड यूज कर रही हूँ। आपका जो मन करे आप पेपर में आप यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर and denominator by cos थीटा। देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन, मैंने किससे डिवाइड कर रही हूं, मैं कर रही हूं cos थीटा से। अपॉन में नीचे क्या था, नीचे था मेरे पास 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो अब क्या करूंगी, अब इनको मैं अलग अलग जरा कर देती हूं। सो ये कैसे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 साइन बाय कॉस विल बी व्हाट, 4 tan थीटा प्लस में कॉस बाय कॉस कट के क्या हो जाएगा 1 अपॉन में, अब यहां भी देखो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा tan, सो इट विल बी 4 tan थीटा, यहां क्या हो जाएगा माइनस, और कॉस से कॉस कट गया तो क्या आ गया -1। क्या आपका देखो सब कुछ tan में आ गया, बिल्कुल आ गया। tan की वैल्यू आपको पता है, आप जस्ट पटक दो। सो क्या होगा देखो 4 tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan थीटा की वैल्यू है 5/2 प्लस 1 अपॉन में 4 इंटू में 5/2 -1। तो देखो यहां से तो कट गया, 2 2 जा, ये भी कट गया, 2 2 जा। सो कितना रह गया 5 2 जा 10 प्लस 1 अपॉन में यहां क्या होगा 5 2 जा 10 -1, है ना। ये ब्रैकेट सॉरी यहां आएगा ना कि इधर, है ना। सो ये क्या हो गया 5 2 जा 10 -1 विच इज 10 प्लस 1 इज 11
10 - 1 is 9, तो आंसर इज 11/9। मैं देख लेती हूँ कौन सा करेक्ट है। सो यस, ए इज द राइट आंसर। ए हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, जो मेथड आपको यूज करना हो आप वो पेपर में यूज कर सकते हो। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इन द गिवन फिगर a tangent has been drawn at any point P on the circle centered at O. If angle TPQ is 110 degree, then find angle POQ. So आपको क्या गिवन है, एक आपको सर्कल गिवन है और एक पॉइंट P से क्या कर रही है, टेंजेंट पास कर रही है, और जो सर्कल क्या है, उस सर्कल का सेंटर क्या है, O. सो आपको क्या गिवन है, आपको एंगल TPQ आपको 110 डिग्री गिवन है। आपको ये एंगल TPQ आपको क्या गिवन है, आपको 110 डिग्री गिवन है, तो आपको एंगल POQ दैट मींस आपको ये एंगल आपको निकालना है। देखो बहुत ही सिंपल है, आपको पता है जो रेडियस, और ये आपको पता है OP क्या है, OP इज द रेडियस एंड OQ इज आल्सो अ रेडियस। सो आपको पता है रेडियस और टेंजेंट के जो बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, वो होता है 90 डिग्री। आपको लिखोगे यहाँ पे जो OP है, OP क्या है, OP परपेंडिकुलर है क्या है, टेंजेंट TP पे। So that means angle OPT will be 90 degree होगा। एंगल OPT is 90 डिग्री। आप रीजन यहां पे लिखोगे एंगल OPT is 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। सो अगर एंगल OPT कितना आ गया, OPT ये वाला एंगल आपके पास कितना आ गया, ये वाला आपके पास एंगल 90 डिग्री आ गया। ये एंगल आपके पास 90 डिग्री आ गया और ये पूरा आपके पास 110 है, तो ये इतना कितना ये कितना एंगल रह गया, ये रह गया 30 डिग्री, है ना, सॉरी नॉट 30 डिग्री, 20 डिग्री। ये कितना रह गया, ये आपके पास 20 डिग्री रह गया। यस रह गया। आपको पता है एंगल OPT जो है, O आप ऐसे लिखिए, एंगल TPQ जो है, एंगल TPQ कितना था, एंगल TPQ था 110 डिग्री। और TPQ बना किससे है, देखो TPQ बना है एंगल TPO प्लस एंगल OPQ से, इसी से बना है। यस, सो एंगल TPO कितना आ गया, TPO इज 90 डिग्री, है ना। OPT बोलो या TPO बोलो, बात तो एक ही है। प्लस एंगल OPQ कितना आ जाएगा, OPQ हम यहां से निकाल लेते हैं। सो OPQ कितना आ गया, OPQ विल बी 100 माइनस 90 विच इज 20 डिग्री। तो हमारा एंगल OPQ कितना आ गया, एंगल OPQ इज 20 डिग्री। यस, तो ये एंगल कितना आ गया, ये एंगल हमारे पास 20 डिग्री। और आपको पता है OP क्या है, मेरे पास रेडियस है, OP क्या है, रेडियस है, और OQ भी क्या है, OQ भी मेरे पास रेडियस है। तो आपको पता है दो, अगर एंगल बिटवीन एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। दो अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मींस अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, ये भी 20 डिग्री होगा, है ना, होगा बिल्कुल। दैट मींस OP अगर OQ के इक्वल है, सो एंगल OPQ विल बी इक्वल्स टू एंगल OQP। यस बिल्कुल होगा, क्यों, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, सो अब ये 20 डिग्री है। अब क्या OPQ ट्राइंगल में क्या आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो, बिल्कुल। आपको अगर दो एंगल गिवन है तो आप तीसरा एंगल अपने आप निकाल सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल OPQ, सो क्या होगा, एंगल OPQ प्लस एंगल OQP प्लस एंगल POQ किसके इक्वल होगा, ये होगा 180 डिग्री के होगा। सो एंगल OPQ कितना है, OPQ है 20 डिग्री, OQP कितना है, OQP भी 20 डिग्री है। POQ आपको क्या करना है, POQ आपको निकालना है। सो कितना आ गया, 20 प्लस 20 इज 40 डिग्री प्लस एंगल POQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यस,
सो एंगल पीओक्यू कितना हो गया, एंगल पीओक्यू आपके पास आ गया 180 माइनस 40 विच इज 140 डिग्री। कितना आ गया एंगल पीओक्यू, एंगल पीओक्यू आपके पास आ गया 140 डिग्री। ये आपका आंसर था। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी बिल्कुल करेक्ट है। आया आपको समझ, कुछ भी नहीं था, बस आपको यहां पे ये वाली प्रॉपर्टी को याद रखनी है, ठीक है। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये आपने पढ़ी होगी थ्योरम, ठीक है। लिखिए इसको। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस माइनस √5/2 एंड √5/2 इज, तो आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसकी जीरोस क्या दे रखी है, जिसकी जीरोस आपको ये दे रखी है। तो आपको ना ये पहले क्वेश्चन कराने से पहले ना मैं आपको एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ। लेट्स सपोज करो आपके पास ना एक पॉलिनोमियल दे रखा है x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है। मैं आपसे पूछूं कि जरा ना बेटा मुझे इसकी ना जीरोस बताओ, इसकी जीरोस क्या होंगी, तो आप कहोगे ठीक है मैम मैं जीरोस निकाल देता हूं। आप क्या करोगे, जस्ट इसको आप 0 के इक्वल कर दोगे। यहां से हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। सो इट विल बी x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो ये क्या हो जाएगा, यहां से मैं x कॉमन लूंगी, सो x प्लस 1 प्लस 1 यहां से कॉमन लूंगी, सो इट विल बी x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू -1 और -1 आ जाएगी। तो आपके यहां से इस पॉलिनोमियल की क्या क्या जीरोस आ गई, इस पॉलिनोमियल की जीरोस -1 और -1 आ गई, ठीक है। चलो ठीक है, आपने ये निकाल दिया। अब जरा इसमें क्या कर रही हूं, एक और पॉलिनोमियल ले लेती हूँ। क्या पॉलिनोमियल ले रही हूं, जस्ट मैं इस पॉलिनोमियल x² प्लस 2x प्लस 1 को ना बस 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूं और ना ये पॉलिनोमियल लिख रही हूं। तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 4x प्लस 2। बस क्या किया है, इसी पॉलिनोमियल को मैंने 2 से एक कोई स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। सो अब मैं पूछूं, हाँ बेटा जरा इसकी जरा आप जीरोस निकालना। सो क्या होगी, आप जस्ट इसको क्या करोगे, 0 के इक्वल पुट कर दोगे, करोगे ना। सो इट विल बी 2x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, मैं यहां से ले लेती हूँ 2x कॉमन। सो अंदर रह जाएगा x प्लस में, सॉरी ठीक है सही चल रहे हैं, x प्लस 1 प्लस यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, यहां से आएगा 2 कॉमन, तो अंदर रह जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो यहां से होगा 2x प्लस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास 0 क्या आ जाएगी, यहां से मेरे पास 0 -1 और -1 आ गई। आप कहोगे भाई ये क्या हुआ, ये तो जादू हो गया। जब मैंने पॉलिनोमियल को, इसी पॉलिनोमियल को जस्ट 2 से ही मल्टीप्लाई करा, तब भी इसके पास जीरोस क्या रही, 0 से इसके पास -1 और -1 ही रही। आप शॉक हो जाओगे अगर जान के, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं, 4 से करवा दूं, 5 से करवाऊं, कितने कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा दूं, जीरोस क्या रहेंगी, जीरोस हमेशा -1 और -1 ही रहेंगी। तो बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, क्या होते हैं कि मैम ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी जीरोस ये है वो सिर्फ एक ही होगा। नहीं भाई साहब, एक नहीं होगा, ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करते हैं जिसकी जीरोस क्या है, जिसकी जीरो के -√5/2 और √5/2 है। तो कोई भी अगर आपके पास पॉलिनोमियल दे रखा है, कोई भी अगर आपके पास जीरो दे रखी है, तो उसके पास सिर्फ उससे जो वो पॉलिनोमियल जीरोस दे रखी है उसके लिए आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल केवल एक नहीं बता सकते। इनफाइनाइट ऐसे पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करते हैं जिसकी जीरो क्या होगी, -1 और -1 होगी, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, अगर आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल आपको निकालना है और उसकी जीरोस आपके पास ये गिवन है, तो आप ये नहीं कहोगे कि भाई एक ही ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसकी जीरो क्या है, ये नहीं भाई, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करते हैं जिसकी जीरो क्या होंगी, जिसकी जीरो ये दोनों होंगी। तो ये मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ दिया, समझ आ गया आपको। अब हम इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ आ जाएगा कि मैंने ये आपको क्यों बताया। तो लेट हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लेट मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूं। लेट मेरे पास अल्फा क्या है, अल्फा मेरे पास -√5/2 है
और बीटा मेरे पास क्या है, बीटा मेरे पास √5/2। ठीक है, तो आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यही होगा, बिल्कुल यही होगा। बच्चे कहेंगे नहीं, मैं कहूंगी अभी यहां पे मैंने अभी आपको कहा ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जीरोस क्या हो, ये दोनों हो। ऐसे कितने पॉलिनोमियल है, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल ऐसे, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, हम भार यहाँ पे के लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं, भार हम यहाँ पे के लगाते हैं। तो ये है रीजन के लगाने का, क्योंकि ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करते हैं जिसकी जीरोस क्या है, ये दोनों होंगी, इसलिए हम भार यहाँ पे के स्केलर लगा देते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें सम ऑफ जीरोस और हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, यही होता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू क्या है। देखो क्या आएगा आंसर, दोनों एक सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो आंसर विल बी 0। आंसर क्या आएगा, जीरोस। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखो क्या होगा, आपको क्या करना है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा विल बी रूट से रूट हट जाएगा, तो अल्फा बीटा क्या आएगा, अल्फा बीटा विल बी -5/2। जस्ट इन दोनों को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, -5/2। तो अब यहाँ पे वैल्यू पटक देते हैं, तो देखिए क्या होगा, के टाइम्स में x² माइनस सम ऑफ जीरो तो है 0, तो यहाँ पे 0x आ जाएगा, प्लस में क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है मेरे पास -5/2। यही है, तो देखो क्या होगा, k टाइम्स में x² माइनस में 5/2, यही होगा। अब जरा हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, k टाइम्स में x² 2x² माइनस में 5/2, यही होगा, यही होगा। अब जरा इसको 2 को जरा हम बाहर ले जाते हैं, k/2 अपॉन इंटू में क्या है 2x² माइनस में 5। अब देखो जरा क्या ऑप्शन में हमारे पास क्या कुछ आ रहा है, देखो ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है x² -5√x + 1, नेक्स्ट दे रखा है 8x² -20, नेक्स्ट दे रखा है 15x² -6, और नेक्स्ट दे रखा है x² -2√5x -1। देखो जहां पे x वाली चीज आ रही है, जहां पे ये x वाली चीज आ रही है वो तो ऑप्शन होगा ही नहीं, तो ये x वाला तो हमारे पास चीज हट गई, वो तो 0 था। सो दैट मींस ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो हमारे पास पहले ही हट गया। अब क्या रह गया हमारे पास, बी और सी हमारे पास रह गया। सो अब देखो यहाँ पे के क्या हो सकता है, के यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ना 8x² -20 है और 15x² -6 है। तो देखते हैं क्या के की वैल्यू कुछ डालने पर इन दोनों में से कोई ऑप्शन हमारे पास आता है या नहीं आता। सो लेट्स सपोज करो के की वैल्यू क्या डाल दी मैंने, 16 डाल दी, के की वैल्यू मैंने क्या डाली, 16 डाल दी, तो ये क्या होगा, अंदर हो जाएगा 2x² माइनस में 5। यस, तो ये कट गया, यहां से कितना हो गया 8। तो अब डालते हैं 8 2 16, नहीं हमारे पास 16 नहीं डाल सकते, हम कुछ और डाल देते हैं। लेट सपोज करो मैंने के की वैल्यू को 8 डाल दिया, अब शायद हमारे पास काम हो जाएगा। सो ये क्या हो गया, यहां से ये कटा 4 पे, तो 4 2 आ गया 8x² माइनस में ये क्या होगा 4 5 20। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अब आप सोचोगे कि मैम कैसे के की वैल्यू पुट करें। देखो आपको यहां पे ना एक ऑप्शन दे रखा था 8x² -20, आपको ऑप्शन दे रखा था 8x² माइनस में 20। जरा मैं यहां से कुछ कॉमन लेके देखती हूँ, मैं कॉमन ले लेती हूँ 4, तो क्या आएगा अंदर, अंदर आएगा 2x² माइनस में 5 आएगा। क्या आपके पास यही सेम चीज बन रही है, हाँ भाई बिल्कुल बन रही है। बस आपको क्या चाहिए, आपको इसकी ऐसी कोई यहाँ पे वैल्यू लेनी है ताकि ये हमारे पास क्या आ जाए 8x² -20 आ जाए। तो मैंने k की वैल्यू क्या ली, k की वैल्यू मैंने 8 ले ली, जिससे कट के ये क्या आ गया
4 आ गया और अंदर मल्टीप्लाई करा तो यही सेम चीज हमारे पास आ गई। तो आपको ऑप्शन से आपको ये समझना है, तो इसलिए आपको k की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। अगर आप k की वैल्यू पुट नहीं करोगे तो आपका ऑप्शन आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, आप ये गलत कर दोगे। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। बहुत सारा पढ़ा दिया आज आपको, आज हम इतना ही करते हैं। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज मैंने एक्चुअली 8 नहीं, मैंने 7 क्वेश्चन करवाए, एक हमारा रह गया वॉल्यूम वाला क्वेश्चन। तो ठीक है, आज हमने 7 क्वेश्चन करे, कल हम 10 क्वेश्चंस का टारगेट बना के चलते हैं कि कल हम 10 क्वेश्चन करके रहेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे ये वाले क्वेश्चन। आप एक बार दोबारा इन्हें ट्राई करके देखना घर पे। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।